नमस्कार। एक फिल्म आई थी कर्मा, दिलीप कुमार और अनुपम खेर प्रमुख भूमिका में थे। दिलीप कुमार एक जेलर थे, राणा विश्व प्रताप सिंह, कड़क जेलर थे। और अनुपम खेर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था, डॉक्टर डैंग। जब वो गिरफ्तार होकर के दिलीप कुमार यानी राणा विश्व प्रताप सिंह के जेल में आया तो वो एक सीन है, आपको याद होगा। वो जेल के सेल के अंदर जब बंद किया, उसका तो वो बकवास करने लगा तो एक थप्पड़ जड़ दिए दिलीप कुमार राणा विश्व प्रताप। तो डॉक्टर डैंग बोलता है, राणा, इस थप्पड़ की गूंज तुमको सुनाई देगी। ऐसा ही एक गूंज राहुल गांधी ने पुणे में कर दिया है, छात्रों की गूंज। और ये गूंज भारतीय राजनीति में गूंज पर गूंज सुनाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम आईटी सेल को बदल दिया है, आपको पता है। अमित मालवीय लगातार 1 दशक से ज़्यादा आईटी सेल के चीफ रहे। वे कथित रूप से असफल रहे जेन जी को समझने और जेन जी के द्वारा क्रिएट किए गए नैरेटिव्स को डिफीट करने में, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन अब जो टीम आया है लगता है उससे भी ज़्यादा महान है। ये जो गूंज है, इस गूंज के कारण इस टीम को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके कारण ये उलूल जुलूल हरकत भी कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो अपने विद्वतापूर्ण बयानों और जो 7,000 करोड़ का टनल चंद दिनों में भरभरा करके गिर गया था, उस पर ज्ञान दे रहे थे कि कनाडा से डिजाइन आया है और ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर आया है। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया है कि पता कीजिए कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर लगाए गए थे राहुल गांधी के उस पुणे वाली मीटिंग में, जिसमें अप्रत्याशित भीड़ है। इसके कुछ वीडियोस को आप पहले देख लीजिए। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. मैं आज इस छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि इन्होंने अन्य बातों के अलावा लड़कियों पर, स्मैश द पैट्रियार्की, उस सब्जेक्ट पर काफ़ी बात की है, और महिलाओं पर, खास करके लड़कियों पर, युवतियों पर, स्टूडेंट्स पर कितने तरह के वायलेंस होते हैं, जिसमें फिजिकल वायलेंस और फिनेंशियल वायलेंस आदि की चर्चा। राहुल गांधी एक्चुअली अब एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी गढ़ रहे हैं और इसका हवा ही इनके विरोधियों को नहीं लग रहा है। एक चीज़ समझिए कि राजनीति में 10 साल में एक युग बदल जाता है, और ये ट्रेंड अगर आप उठा के देखेंगे 70 से, इनफैक्ट 60 वगैरह से ही, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर 10 साल में राजनीति में सवाल, स्लोगन और सहभागिता, इसमें परिवर्तन हो जाता है। हर 10 साल में नारे, नैरेटिव्स और नीयत, ये सब बदल जाता है। 2014 के पहले जिन नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसमें भ्रष्टाचार और कुशासन, टेररिज्म और मुस्लिम अपीजमेंट आदि प्रमुख नारे थे। 2014 तक आतंकवादी गतिविधियां निसंदेह बहुत बढ़ी हुई थी, एक से एक घटनाएं हुई, इसमें 26/11 सबसे प्रमुख है। बीच में बीजेपी का शासन था, उसमें पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और कश्मीर जलता रहा। तो हिंदू का नाम, फिर राम मंदिर, फिर आतंकवाद, फिर तुष्टीकरण, सॉफ्ट स्टेट, इन सभी नारों से आगे बढ़ी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरुआती दौर में अर्बन मिडिल क्लास तक था बीजेपी का, लेकिन धीरे धीरे ये नारे नीचे तक गए, स्पेशली
जब इस देश में धर्म और आस्था एक ऐसा विषय है जहाँ हर लोग जुड़ जाता है, तो राम मंदिर पर जो काम हुआ, राम मंदिर बनाने का निर्णय वगैरह हुआ, तो उसको लेकर के एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी ने गढ़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में जीते। 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काम किया, वो लोगों को लगा कि बड़े अच्छे थे, जिसमें आतंकवादी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई, उसमें कमी आना, इसके बाद इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, फिर तुष्टीकरण जो हो रहा था वो रिवर्स तुष्टीकरण में परिवर्तित हुआ। तो मेजोरिटी हमारे यहाँ हिंदू 80-85% है, और जो अलगाववादी ताकतें थे उस पर सख्ती से काम हुआ। फिर आपको पता है कि धारा 370 वगैरह उसके बाद हटा, ये सारी चीज़ वो कॉन्स्टिट्यूंसी की हिस्सा। 2019 में उसके कारण नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन 24 तक आते आते या 22-23 तक आते आते 10 साल पूरा होते होते नैरेटिव्स बदलने लगे। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और ये सब नारे काम करने शुरू हुए। इंडिया अलायंस बना, जिसको इंडिया अलायंस बोलता है, ये लोग इंडिया अलायंस बोलता है, आपको जो मन करे वो बोलिए। वो सब बना। उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही। पूरा अलायंस का नंबर सरक कर बहुत नीचे आ गया और जदयू और टीडीपी के दम पर सरकार बनी। फिर उसी मुद्दे को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और कुछ राज्यों में चुनाव भी जीते। लेकिन तब तक मैंने कहा ना कि 10 साल में नैरेटिव बदलता है। अब 10 साल पूरा होने को है, 14 से 24 के बाद नैरेटिव्स बदलना शुरू हो गया और 25-26 तक आते आते चीज़ें बदल गई। जेन अल्फा, या आप उसको एक युवा वोटर सब तो नहीं है, क्योंकि इसमें जेन अल्फा या जेन जी में भी सभी लोग वोटर्स नहीं होंगे, लेकिन ये एक ऐसा सामाजिक वर्ग, एक ऐसा जनसमूह था जिसको भारतीय जनता पार्टी एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। 10 साल के बाद, जैसा मैंने बताया, नारे, नैरेटिव, नीयत, सरकार की कामकाज, और जो विजय होता है पहले आत्मविश्वास, उसके बाद वो अहंकार, और उसके बाद निरंकुशता में बदलने लगता है, वो बीजेपी के सरकार में आना शुरू हुआ। और इन सभी अंडर करंट में चल रही चीज़ों को सरकार समझ नहीं पाई, अभी भी नहीं समझ पा रही है। 2024-25 में जो चुनाव हुआ, 25 में कुछ राज्यों के चुनाव हुए, उसमें SIR, जैसा कि आरोप लगता है, कथित रूप से SIR एक प्रमुख कारण था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर एक प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कब्जा, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग तो साफ दिखता है। ED का रेड कराइए, भाजपा में ज्वाइन कराइए। आप सब लोग देखें, पंजाब में आप पार्टी का जो राज्यसभा का सभी 7 लोगों को जो मिला है, उसमें अधिकतर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके यहाँ रेड हुआ। कहा जाता है कि राघव चड्ढा की पत्नी पर रेड होने वाला था, तो उसकी पत्नी ने कहा तो ज्वाइन करो। तो ये सारा चीज़ अस्पष्ट होने लगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को लगा कि ये मॉडल हमारा सफल है, इसलिए ये आगे बढ़ाया जाए, और इसको आगे इन लोगों ने बढ़ाना शुरू। लेकिन कहते हैं ना कि जो कारण आपके सफलता के हों, जिन कारणों से आपका उत्थान होता है, अक्सर वही कारण आपके पतन का भी होता है। तो इन संस्थाओं पर कब्जा, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग और मीडिया पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा, गोदी मीडिया के जरिए अपने नैरेटिव्स को फैलाना, IT सेल्स के द्वारा नैरेटिव्स गढ़ना, ये सब बूमरैंग करना शुरू किया। इसी बीच जेन जी और जेन अल्फा नामक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आकार ले रहा था, जिसकी भनक भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगी। स्वयं प्रशांत भूषण ने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह की जोड़ी एक मोडस ऑपरेंडी उनका है कि वो जजों के खिलाफ डोजियर बनाते हैं। उन्हीं के शब्दों में, ये मेरे शब्द नहीं, डोजियर बनाते हैं। सोशल मीडिया में बयान भरे पड़े हैं, फिर उसको एजेंसी से उसका रिपोर्ट लेकर और एक फाइल बनाकर रखते हैं, और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग होती है। तो स्टिक एंड कैरोट की पॉलिसी है, आप मेरे पक्ष में काम कीजिए, फैसला दीजिए, राज्यसभा जाइए, पक्ष में काम कीजिए, फैसला दीजिए, गवर्नर बनिए, अलग अलग पद पाइए, और नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। जस्टिस लोया की कथित रूप से जो हत्या हुई, उसकी भी बातें मीडिया में चलती रहती है। तो यह जो आकार ले रहा था एक जनसमूह, और इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंग्विश, जो गुस्सा पनप रहा था, उसको न तो IT सेल समझा और न ही सरकार समझी, क्योंकि सरकार जो फीडबैक्स ले रही थी वह मुख्य रूप से गोदी मीडिया, इनके जो एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, मैंने भरा पड़ा है, कितना का नाम लीजिएगा नहीं लीजिएगा।
तो लगता था कि ये लोग जो बोल रहा है ना यही सही है। जब नाश मनुज पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। दुनिया भर में इतिहासकार यह बताते हैं कि राजा का पतन अक्सर उसके राज दरबार में उपस्थित भांटों के कारण हुआ है, जो उसकी झूठी प्रशंसा के गीत गाता है, उसके बहादुरी के किस्से सुनाता है और उसको लगता है कि बस यही सत्य है। नौकरी के दरमियान कई बार राजनेताओं को नज़दीक से देखने का भी मौका मिला और हमने देखा है कि सुबह उठते वैसे चाटुकार उन नेताओं के पीछे खड़ा होते हैं और उनका स्तुति गान, उनकी प्रशंसा, उनके गवर्नेंस, उनके कथित रूप से लोकप्रिय होने का एक नैरेटिव गढ़ते हैं। उस जाल में ये लोग फंसता है। बहरहाल तो न तो इनकी पूरी टीम नहीं समझ पाई और इस बीच ये जो आकार लेता हुआ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग वो इंस्टा पर आ चुका था, वो शिक्षा देख रहा था, दुनिया भर में घटित घटनाओं को देख रहा था, दुनिया में अलग अलग डेवलप मुल्क में रोजगार के अवसर, शिक्षा का स्तर, जीवन स्तर, सुविधाएं, इन सारी चीज़ों को देख रहा था। बोलने की आज़ादी, करने की आज़ादी, कैरियर चुनने की आज़ादी, इन सभी चीज़ों को देख रहा था और वो कंपेयर कर रहा था भारत से कि यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है। और इस खौलते हुए, इस जलते हुए, सुलगते हुए आग में जो घी डाला वो जस्टिस सूर्यकांत ने, जब इन्होंने कहा कि ये लोग कॉकरोच हैं। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activist, and they start attacking everyone. इस देश से बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ अमेरिका का एक लड़का अभिजीत दीपके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करता है। कदाचित न उसको अंदाजा होगा, न चीफ जस्टिस को अंदाजा होगा और न ही मोदी जी को अंदाजा होगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखते देखते मिलियंस लोग आ गए। उसके बाद जंतर मंतर पर जो हुआ जुलाई 2026 में, वो सबको याद है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद भी सरकार चेती नहीं और अपने पुराने स्टाइल में चलती रही। नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टा पर आकर कुछ रील बनाने बहुत ही पीड़ादायक है की कोशिश भी की, लेकिन उस रील में दिए गए कमेंट और उस कमेंट के अंदर छिपे भावार्थ को न मोदी जी समझ पाए, न इनकी टीम समझ पाई, न IT सेल समझ पाया और इसको इस रूप में प्रचारित किया कि मोदी आज भी पॉपुलर हैं क्योंकि युवाओं के लिए, जेनजी के लिए बनाया गया इंस्टा पर 3 मिलियन या 340 मिलियन, जो नंबर है हमको ठीक से याद नहीं, इतने व्यूज़ आए। लेकिन इस 340 में 300 कमेंट आपके खिलाफ थे, वो आपने देखा ही नहीं। कहते रहे कि हम माफ़ करते हैं, लेकिन बच्चों ने माफ़ी तो मांगी नहीं थी। वो सारा चीज़ बूमरैंग करता चला गया। इन सारी घटनाओं को राहुल गांधी बड़ी करीब से देख रहे थे और इनकी जो स्ट्रेटजी मैं समझ पा रहा हूँ उसको समझिए आप। मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि इस देश में 2029 तक आते आते इस देश में जेन जी वो लगभग ज़्यादा 90-95% वो वोटर्स बन चुका हो। 2033-34 में जेन अल्फा और जेन जी ये दोनों मिलाकर 65% से ज़्यादा वोटर्स बन चुका होगा इस देश। अभी तक का जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि युवा वोटर्स, खास करके शहरी युवा वोटर्स, वो वोटिंग के लिए, मतदान के लिए वो बहुत उत्साहित नहीं होता है। इसलिए जो चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि अर्बन इलीट्स में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है और वो सब जगह समान रुझान है, समान ट्रेंड है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि बांकीपुर जो बिहार का सबसे शिक्षित, सबसे पॉश माना जाने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वह 45% भी वोटिंग परसेंटेज नहीं पार कर पाया। अब राहुल गांधी के मन में शायद यह स्ट्रेटजी होगी कि 2029 में आपको एक आंकड़ा देते चलें कि इस देश में जितनी आबादी है उसका लगभग 60% वो वोटर्स होता है। मान लीजिए कि 140-45 करोड़ आबादी है, इसका मतलब लगभग 90 करोड़ वोटर्स होंगे। अब 2029 में जो SIR वगैरह किया, मैं मान के चलता हूँ कि शायद 150 करोड़ आबादी हो जाएगी। 150 करोड़ का 60% कितना होगा आप जोड़ लीजिए, 60 और लगभग 90-95 करोड़ आप मान लीजिए रफ फिगर। आप उसको थोड़ा इन्फ्लेट करके 100 करोड़ मान सकते हैं, तो 100 करोड़ वोटर होंगे। उस 100 करोड़ वोटर में 29 में अगर चुनाव हुए, 1 नेशन 1 इलेक्शन या ऐसे भी ड्यू रहेगा पार्लियामेंट का, तो उस वक्त तक ये जेन जी की आबादी जो वोटर बन चुकी होगी उसका परसेंटेज करीब करीब 60% हो जाएगा। यानी 100 करोड़ का 60% यानी 60 करोड़
जेन जी के लोग वोटर हो चुके होंगे। रफ आंकड़ा हम दे रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इस जेन जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को गढ़ना शुरू कर दिया। वैसे भी अपेक्षाकृत मोदी से ज़्यादा यंग हैं। मोदी जी अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं तो उनका मीम बन जाता है। राहुल गांधी का कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में एजुकेशन हुआ है, बाहर में पढ़ाई की है। हिंदी से ज़्यादा अच्छा वो अंग्रेजी बोल पाते हैं, सहज दिखते हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग्स में इजाफा हुआ है। और इस दरमियान उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कास्ट, रिलीजियस, ये सभी डायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझा भी है। अब उनके दिमाग में ये ज़रूर चल रहा है कि इस 60 करोड़ का जो वोटर है इसकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए और उसमें भी जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, बच्चियां हैं, उनके स्पेसिफिक इश्यूज को कोई एड्रेस करना तो दूर है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। उससे खुल के इन्होंने बात की। आप ये वीडियो देख लीजिए। Your future champion of this democracy, Shri Rahul Gandhi. दो झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। मंच पर लड़कियों को बुलाना, उनको बोलने का अवसर देना। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. सहजता से उनके साथ मिलना, ये सारी चीज़ों ने इन युवाओं, जेन जी और उसमें भी लड़के और लड़कियों, ये दोनों को अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ये मान रहे हैं। उसके साथ ये जेन जी के साथ जेन अल्फा का आक्रोश भी अब देखा जा रहा। कुछ वीडियो और देख लीजिए। खास करके नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया का जो स्टेट्स है उसमें शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है। बिहार में तो हम लोग रहते हैं, देख रहे हैं। यूपी की स्थिति और ख़राब है, राजस्थान का वही हाल है, मध्य प्रदेश का वही हाल है, झारखंड का वही हाल है, छत्तीसगढ़ का वही हाल है। लेकिन अब जब से ये हम लोग आवाज़ उठाए हैं उस टाइम से थोड़ा सा रूटीन वगैरह भी सही हो गया। सीएम साहब क्या बोले? वो बोले थे कि जो तुम्हारी परेशानी है हम उसका सल्यूशन निकालेंगे। तो ये बच्चे, स्कूल वाले, इन लोगों ने जब रोड पर उतर करके और सरकार की फजीहत करनी शुरू करते, जिला के कलेक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया के जो लोकल लड़के हैं या ये बच्चे भी, टेक्नोलॉजी में तो इन बच्चों का जन्म ही टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। और एक चीज़ और समझिए कि जिन लोगों का जन्म 2014 के बाद हुआ है वे लोग भी अब बड़े हो रहे हैं। 12-13 साल के तो वे लोग हो गए, अगले 6 साल में वो लोग भी वोटर हो जाएंगे। तो वो पहले वाला फेज मनमोहन सिंह या उसके पहले जो चीज़ था उसको तो उन लोगों ने देखा नहीं। उन लोगों को समझ में ये बात पता ही नहीं है कि कैसे सॉफ्ट स्टेट हो गया था, कश्मीर का क्या इशू था। तो वो सारे, मैंने कहा ना, 10 साल में चीज़ें बदल जाती है। इन बच्चों के आंदोलन, तो अब राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी तो अपेक्षाकृत युवा हम नहीं कहेंगे, लेकिन 50-55 साल के हैं, तो भारतीय राजनीति में 60-65 साल को युवा ही कहा जाता है। और मोदी से तो युवा जरूर है, मोदी 75 के हो गए और राहुल मान लीजिए 55 के, तो 20 साल का फासला है। तो राहुल गांधी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और फिर जेन अल्फा जब 2035 या 34 में जब जेन अल्फा भी वोटर्स हो जाएगा, उस वक्त तक पूरे देश के वोटर में 70 से 75% आबादी एक अनुमान के मुताबिक हो जाएगा जेन जी और जेन अल्फा जब ये वोटर बन जाएंगे। यानी अगर ये नैरेटिव कैरी फॉरवर्ड हुआ और राहुल गांधी की एक कंसिस्टेंसी बनी रही, तो इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करना शुरू कर दिया। पहला जेन अल्फा के लड़के, जेन अल्फा की लड़कियां, उसके माँ बाप अलग से, वो एलाइड सैटेलाइट होता है, बच्चों के सेंटिमेंट्स के साथ उनके माँ बाप जुड़े रहते हैं।
महिलाओं के हाउसवाइफ के सेंटिमेंट के साथ उसका हस्बैंड, उसका बच्चा जुड़ा रहा था। आपने बिहार में देखा 10,000 रुपया जब महिलाओं को दिया नीतीश कुमार ने, इतना एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार के साथ कि हम लोग देख रहे थे कि इनकी दुर्गति हो गई। लेकिन 10,000 रुपया दिया, एक एक घर में 3 महिला, तो 30,000 मिल गया। तो जब हाउसवाइफ को 30,000 मिल गया तो उसका पति, उसका बच्चा सब वोट दे दिया। तो अब इन जेन जी का युवा, जेन जी की युवतियां, जेन अल्फा के बच्चे और इनके माता पिता, इसकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी गढ़ी जा रही है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की 4 खासियत। पहला, ये कास्ट बैरियर को तोड़ देगा। दूसरा, ये टिपिकल मीडिया और टिपिकल बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा गढ़े गए नैरेटिव्स, इसको खत्म कर देगा। तीसरा, ये डायनेस्टी टाइप के पॉलिटिक्स को नकार देगा, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जिन बच्चों को, जिन लड़कों को दिखा रहे हैं कि ये युवा नेतृत्व है, सब तो वंशवाद का ही है खेल। हालांकि वो टैग राहुल गांधी पर लग सकता, लेकिन उसको बताया ना कि वो नैरेटिव ही तोड़ दिया उसने। तो ये, और चौथा और अंतिम, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की भाषा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पल्स और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रायोरिटीज, इनके पसंद नापसंद, इनका इंक्लिनेशन, इनके सेंटिमेंट्स, इनके इश्यूज, वो नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार को बाई एंड लार्ज समझ में आ ही नहीं रहा है। और इनके साथ जो जो इंस्टीट्यूशंस इनकी मदद कर रहे थे, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल एजेंसीज एंड टू सम एक्सटेंट कोर्ट्स, या जो एलिट्स है जुड़ा हुआ, जो सत्ता का मलाई खाता है, उसमें कुछ वकील भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं, इन सबों से यह जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टोटली डिस्कनेक्ट। इसलिए 2029 के चुनाव में यदि यह रुझान, यह ट्रेंड, यह धारा बहती रहे और यदि राहुल गांधी कंसिस्टेंट रहे, जो कि राहुल गांधी की एक जो सबसे बड़ी समस्या है, मैंने एक बार कहा था कि राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स में और बिहार की पॉलिटिक्स में, तेजस्वी, दोनों में एक समानता है। बोथ ऑफ देम आर कंपैरेटिवली यंग एंड बोथ ऑफ देम आर नॉन कंसिस्टेंट, हिट एंड रन, काम किया भाग गया। हालांकि राहुल गांधी में हाल में चीज़ों में अंतर देखा गया है। तो अगर राहुल गांधी कंसिस्टेंट रहे अपनी इस अप्रोच और बीजेपी रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करना शुरू की, जैसे अभी कर रही है, आईटी सेल अटैक करना शुरू कर दिया जैसे अभी कर रहा है, तो ये ग्राफ बहुत तेजी से राहुल गांधी का बढ़ेगा और भाजपा का गिरेगा। और ये ट्रेंड अगर अगले 3-3.5 साल तक चलता रहा तो 2029 में भारतीय जनता पार्टी की हार, करारी हार या फिर सफाया, यह सुनिश्चित लगता है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और न ही कोई पॉलिटिशियन, लेकिन इतने दिनों समाज में नौकरी में रहने, समाज शास्त्र का अध्ययन करने, राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने, बच्चों से इंटरेक्ट करने आदि के कारण, किताबों को पढ़ने, इन सबों के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि राहुल गांधी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्रिएशन करना शुरू कर दिया है। और ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 2 चीज़ के लिए काम करेगी। पहला, एग्रेसिव वोटिंग, इसलिए देख लीजिएगा 29 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप नोट कर लीजिए। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इन्हीं जेन जी और कुछ इनके गार्जियंस का। और दूसरा कि इनका वोट राहुल गांधी के लिए अगर 70, 75, 80% चला जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी ने सही कहा है कि जिन कारणों से आपका उत्थान होता है वही कारण आपके पतन के होंगे। जिस फेसबुक, जिस यूट्यूब, जिस मीडिया के कारण इनका उत्थान हुआ, जिस सोशल प्लेटफॉर्म के टाइप्स के कारण मोदी जी का उत्थान हुआ, उसी सोशल मीडिया का एक टाइप इंस्टा इनको ले डूबा। जो गोदी मीडिया इनकी प्रशंसा करके इनका लार्जर देन द लाइफ का इमेज क्रिएट किया, वही गोदी मीडिया के कारण इनकी भद पिटनी शुरू हो गई। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।